चलिए आज ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीके का कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट। तो ये बताना है आपको गोल्ड का है, कॉपर का है, माइका या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर क्या आएगा, देखिए मैं अगेन आपको टेक्निक देता हूँ। ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि अगर किसी भी ऑप्शन के अंदर नन ऑफ द अबव आता है तो हाईली चांसेस हैं कि वो गलत ही होगा। राइट, जैसा होता है ना ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी का एकदम उल्टा है। ऑल ऑफ द अबव जब आता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा। लेकिन किसी ऑप्शन में आते हैं नन ऑफ द अबव तो उसका सही जो होता है चांसेस बहुत कम होते हैं कि सही होगा। रीजन सिंपल है कि अगर आप भी खुद ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, लेट्स से कि मैंने आपसे बोला कि आप अपने छोटे भाई या बहन के लिए ये क्वेश्चन बनाइए या किसी मेरे लिए बना लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। शायद आप ट्राई करके देखो, अगर आप ये चाहते हो कि ऐसा कैसे काम करता है, एक वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाकर देखो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। कुछ भी ले लीजिए, लाल किला कहाँ पर है, ऐसे एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, कुछ भी ले लीजिए कि रेड फोर्ट कहाँ पर है। अब इसके ऑप्शन में आप खुद बनाओ, आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक सही ऑप्शन लाकर दे देगा आपको। ऐसा बताए आप ऐसा क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हो। अगर डेलिबरेटली बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली होता है, हमारे एक आइडिया ये होता है कि यार हम बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको सही ऑप्शन में जवाब दें। राइट, तो इसलिए ये होता है नन ऑफ द अबव के चांसेस बहुत कम होते हैं करने के लिए। और भी इसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि खासकर ऐसी चीजें हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नन ऑफ द अबव लार्जेस्ट डिपॉजिट, तो बहुत ही अलग है, चांसेस बहुत कम है सही होने के। तो ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर क्या है, इंडिया जो है माइका में सबसे ज़्यादा देखा गया है। सो इंडिया लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है माइका में आपको देखने को मिलेगा। माइका कुछ ऐसी होती है देखने के लिए, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है क्योंकि एग्जाम है। और इंडिया फर्स्ट सेटेलाइट इज नेम्ड आफ्टर, मतलब क्या है कि जो इंडिया की पहली सेटेलाइट थी उनका नाम क्या था, अल्बर्ट आइंस्टीन, भास्कर 1, भास्कर 2, आर्यभट्ट। ये तो हो ही नहीं सकता कि लॉजिकल लगाया जाए कि सेकंड कैसा हो सकती है, अगर पहले होनी चाहिए देखा जाए तो लॉजिकली, तो ये लिमिट हो गया। फिर आता अल्बर्ट आइंस्टीन। यार इंडिया में कोई भी होगा तो आइंस्टीन जी के नाम पे क्यों रखेंगे, तो लाइक इंडिया के नाम से रखेंगे ना, तो क्लियर है आर्यभट्ट है या फिर भास्कर है। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू एलिमिनेशन, तो लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएगा। तो जो सही आंसर क्या है इसका, ये है आर्यभट्ट। तो अगर आप देखेंगे तो ये सेटेलाइट थी, देखने में ऐसी थी, और ये जो 2 रुपये का नोट आता है लाइक देखने को कम मिलता है आजकल, लेकिन आपको डेफिनेटली कहने का मिल जाएगा। तो वहाँ पर ही आर्यभट्ट की ये इमेज लगाई हुई थी। सो याद रखें पहले जो सेटेलाइट थी उनका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है। इन विच ईयर टेररिस्ट क्रैश टू प्लेन इन द न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो है 9/11 की बात चल रही है, इन सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन से ईयर में हुआ था, 2000 में, 1 में, 2 में, 3 में। तो इसका सही आंसर क्या है, 2001 में। राइट, तो ऐसा कुछ हुआ था। इसके ऊपर भी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बहुत बड़ा इवेंट था। और उसके बाद सही जो अमेरिका की थी वो जो पॉलिसी थी लाइक रिगार्डिंग द टेररिज्म, वो काफ़ी चेंज हुई थी। ठीक है। सो फिर आता है इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। तो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो आरबीसी कितने होते हैं, तो ये देखा गया 25 ट्रिलियन से लेके 30 ट्रिलियन तक माना जाता है। तो ऐसे बताना एक एक्यूरेसी नहीं हो सकती है कि भाई 25 हैं कितने हैं। तो नॉर्मल की बात करें, स्टैंडर्ड देखा गया 25 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन होता है। तो आप इसमें दोनों ही ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट कभी रहा नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ इनके बारे में। आई थिंक आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता है। इसका आप मुझे कंफर्म करें, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ पॉइंट में इन द कमेंट सेक्शन कि सर न्यूक्लियस होता है। राइट, जहाँ तक मुझे याद है कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। ये मैंने कहीं क्वेश्चन सुना था। क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था उस टाइम पर। ये क्वेश्चन ये था कि किसी एक लाइक कुछ हुआ है, एक क्राइम हुआ है, और क्राइम स्पॉट्स पर हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, तो किन की मदद से आप सस्पेक्ट को पहचान सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें रेड ब्लड सेल का दे रखा था। तो लोगों ने सोचा आरबीसी होगा तो यार डेफिनेटली पता चली जाएगा, बट उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। न्यूक्लियस में जीन्स ही नहीं होंगे, तो जीन्स नहीं पता कैसे चलेगा। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स हॉकी इन विच ईयर। तो इंडिया ने पहली बार जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 1928 में। और अच्छी बात ये थी, मतलब इट वाज सरप्राइजिंग थिंग कि पहली बार ही 1928 में, ये देख सकते हैं आप। तो ये इंडियन प्लेयर थे और पार्टिसिपेट किया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो लाइक इंडिया स्टैंड इन द वर्ल्ड ऑन इट्स हॉकी डेब्यूट इन द ओलंपिक्स। द मैन ब्लू वेयर ओवर अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। आप जानते ही हैं 1928 के अंदर तो साइमन कमीशन आए हुए थे, तो उस टाइम पीरियड की बात चल रही है। तो ब्रिटिश एम्पायर का पूरा वो रूल था, अच्छे खासी पूरी कंट्रोल था। सो वॉन देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। तो 1928 कहाँ पर ओलंपिक्स हुए थे, एम्स्टर्डम में हुए थे। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंडिया ने पहली बार हॉकी पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर गोल्ड सिक्योर किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट इन पोखरण। तो ये तो जानते हैं कि पहला न्यूक्लियर हुआ था जो टेस्ट किया गया था पोखरण, राजस्थान में जैसलमेर के पास है, वो कब हुआ था।
पहले तो आप याद रख लीजिए इसका जो नाम था, इस प्रोजेक्ट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये क्वेश्चन में बन जाता है कि जो पहला टेस्ट हुआ था क्या था इसके पीछे रीज़न। देखो वैसे तो न्यूक्लियर जो है हमारा इंडियन पॉलिसी है बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्या हुआ था, एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इंडिया ने साइन नहीं की है। उसके पीछे रीज़न क्या आते हैं वो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो डेफिनेटली इसमें काम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। लाइक पता होना जरूरी है आपको कि 1973 में क्या हुआ था। यूएसएस एंटरप्राइजेज, अमेरिका ने हमें स्कोल्ड करने की कोशिश करी, फिर इंडिया ने और रशिया के साथ ट्रीटी साइन की थी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो फिर रशिया ने उस टाइम पर हमारी बहुत हेल्प की, इसलिए आप देखेंगे इंडिया रशिया रिलेशन बहुत हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। सो दिस वाज द रीज़न। फिर क्या हुआ कि एनपीटी आई, उसमें बोल दिया गया है कि भाई ये 5 कंट्रीज हैं, सिर्फ वही न्यूक्लियर बन सकते हैं और बन ही नहीं सकता है। इंडिया ने बोला कि भाई हम तो नहीं करने वाले हैं इस ट्रीटी को साइन। उसके बाद से इंडिया पर लोड पड़ा तो उसने बोला कि काम करते टेस्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज द रीज़न कि इंडिया ने उसी टाइम पर टेस्ट किया पोखरण में और उस प्रोजेक्ट का नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्माइलिंग बुद्धा ही क्यों रखा। देखिए बुद्धा जो है वो दिखाता है नॉन वायलेंस को, और स्माइलिंग का मतलब क्या है कि वो हैप्पी हैं, वो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, गुस्से में नहीं है वे, लाइक स्माइल हैं तो अब तभी तो स्माइल करते हैं। तो उसका मतलब क्या था कि हम लोग सब जानते हैं क्या चीज़ हो रही है एंड वी आर नॉन वायलेंट कंट्री। सो मतलब हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं बट इट इज़ फॉर द पीसफुल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। और ये अल्टीमेटली 1998 में के आसपास 1999 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर भी किया, लेकिन टेस्ट जो हुआ था पहली बार इसका यहाँ पर हुआ था तो पीसफुल था उस टाइम, दिखाने के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उसको न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ करेंगे। और दूसरा क्या था कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, जिस दिन टेस्ट किया गया था बुद्ध पूर्णिमा, तो यही रीज़न है कि इसका जो रखा गया बुद्ध पूर्णिमा के नाम से स्माइलिंग बुद्ध रखा गया। सो जो 1974 में ये मूवी भी आई थी परमाणु, आप देखना चाहते हैं तो जोन अब्राहिम मूवी थी, देख लीजिएगा उसको, अच्छी मूवी है। इन क्रिकेट 2 सेट्स ऑफ विकेट, तो आप जानते हैं अब तो आईपीएल चल रहा है तो आप देखते हैं कि जो बीच में ये जो होती है पिच, यहाँ विकेट लगे होते हैं, यहाँ लगा होता है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है। जस्ट अ सेकेंड, फोन आ रहा है। तो इट इज़ यार्ड्स में दिया जाता है, तो यार्ड्स का मतलब समझ लीजिए 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ये बहुत बेसिक यूनिट कन्वर्सन है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसका आता है 0.91 के नाम से आपकी मीटर भी काउंट होता है, ठीक है। लेकिन 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, तो ये 22 फीट 22 यार्ड्स होता है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें 66 फीट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये विकेट होता है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है ये आपको पता होगा, एम्पायर, फील्डर, ये सब चीज़ तो आप जानते ही हैं। लेकिन बेसिक चीज़ है बिकॉज इट्स समथिंग, इट इज़ वेरी बेसिक, है ना, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है इंडियाज़ इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन ईयर पूछा गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, तो जानते हैं। तो ये IGMDP ये एक हुआ था, इंडियाज़ इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया था। और अब्दुल कलाम जी इसके जो थे इसलिए बोला था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनका था 1982 टू 83 के आसपास की बात थी। तो यहाँ पर क्या थे, आप हमें 5 मिसाइल्स बनानी थी, 5 मिसाइल्स को डेवलप करना था। जैसा नाम सुना, पृथ्वी है, आकाश है, नाग है, त्रिशूल है, अग्नि है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। पृथ्वी क्या होती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब जैसे हमारी क्रस्ट है तो यहाँ पर मिसाइल होगी, यहाँ से इसको अटैक कर सकती है। तो नाम से है पृथ्वी, पृथ्वी से पृथ्वी करेगी तो उसका मतलब पृथ्वी हो गया। आकाश का मतलब क्या था, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, तो हम क्या आकाश में अटैक कर सकते हैं। लाइक यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो यहाँ से हम लगाए इसको उड़ाकर मार सकते हैं। तो हमारे क्या है, ये सरफेस से एयर तक, तो दिस इज कॉल्ड आकाश मिसाइल। फिर नाग होता है 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल, तो जो टैंक आते हैं उसको मारने के लिए बनाया जाता है नाग मिसाइल। फिर त्रिशूल होता है शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, तो ये क्या थी, जो आकाश थी मीडियम रेंज थी, लेकिन अगर कोई छोटा पास में नीचे आ रहा है तो उसके लिए हम लोग है ना बिल्कुल आकाश को निकालेंगे, हम लोग त्रिशूल से भी मार सकते हैं। तो ये था। और अग्नि तो आपने सुना होगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा जाती है, ऐसा करके, इसका जो पाथ होता है कर्वलिनियर टाइप का होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये आपने देखा होगा कि जो 1 है उसकी रेंज 800 किलोमीटर थी, फिर जो सेकंड आई तो उसकी करीब 1500 किलोमीटर थी, जो अग्नि 3 आई उसकी 3000 किलोमीटर थी, अग्नि जो 4 है आई थिंक उसकी 4500 कुछ समथिंग इतनी है। तो बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। जो ये डेवलपमेंट की जा रही है, तो ये जो डेवलपमेंट की जा रही है ये है IGMDP, इंडियाज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की जा रही है 1983। तो ये न्यूज़ में रहती है। बट क्वेश्चन कैसा बनता है कि जो पृथ्वी मिसाइल है क्या करती है, भाई पृथ्वी सरफेस टू सरफेस होती है, ये जानकारी होनी चाहिए। आकाश ये होती है सरफेस टू एयर, नाग क्या होती है एंटी टैंक मिसाइल है, त्रिशूल क्या है, ये सरफेस टू एयर है बट ये लो रेंज की है। और अग्नि तो आप जानते हैं जो है अब तो कॉन्टिनेंटल भी हो चुकी है कि अपना कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट भी जा सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है।
फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन, तो अब लैंड मिक्स करना होता है, सो दैट्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सोइल नहीं, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट तो लीचिंग अलग चीज हो गया, प्रोसेस ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द लैंड डिकेड नहीं, सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू वेराइटीज, नाम से क्लियर है हाइब्रिड, ठीक है। तो जो दो डिफरेंट वेराइटीज होती हैं तो उनकी जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं उससे जो नई स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट। जैसे गधा होता है और लाइक डोंकी है और हॉर्स है, इनके बीच में कुछ मिक्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं खच्चर। तो ये क्या है, खच्चर आपको ऐसे मिलेगा नहीं, इट्स नॉट अ नेचुरल स्पीसीज, उसको मिक्स करके बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन, इंडिया इज द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट अप्रोप्रिएट फॉर नेशनल नीड ग्रोवर ऑफ द पल्स, मतलब क्या है, आपने सुना होगा जो पल्स होती हैं, दालें होती हैं, और इंडिया क्या है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। भाई साफ सी वाली बात है, इंडिया के पास इतनी बड़ी ज़मीन है और ये भी क्या है, फर्टाइल लैंड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के पास जो फर्टाइल लैंड है किसी और कंट्री के पास नहीं है। लैंड है, इससे बड़ी लैंड है, लेकिन फर्टाइल जो लैंड ना, इतनी अच्छी खासी जो आपकी लैंड है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, तो उत्तराखंड से नीचे ही जो देखते हैं यूपी, हरियाणा, पंजाब सो होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उधर आसाम, जो प्लेन्स हैं, इट्स अ वेरी फर्टाइल प्लेन, और ये इतने बड़े पैच में इंडिया के पास ही है। तो यहाँ पर आपको पल्सेस का, यस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी पल्सेस, हाँ पल्स है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, हम खाना खाते हैं तो जैसे हम खाना खाते हैं सलाइवा मिक्स होता है, तो जो होता है डिकम्पोजिशन एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, राइट, तो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे फूड का, और ये पूरी बॉडी क्या होती है, जो न्यूट्रिशंस होती है उसको एब्जॉर्व कर लेती है। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस डाइजेशन के अंदर, कौन सा ऑर्गन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है। सो याद रखना, इट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली जो है। ह्यूमन राइट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, आई थिंक वो 10th ऑफ दिसंबर, 15 मई को नहीं, 15 मई को मेरा बर्थडे है, लाइक माई बर्थडे, किसी दिन 15 मई को भी कुछ ना कुछ होता है आई गेस, नहीं 1 मई को तो लेबर डे होता है, 15 मई को कुछ नहीं होता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई रिमेंबर 15 दिन नहीं है, और 24 ऑफ फरवरी, 10th ऑफ दिसंबर होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका एक सेकेंड, हाँ 10th ऑफ दिसंबर ही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। तो ये चीज़ होती है कि हमारे जो ह्यूमंस हैं, लाइक जो हमारी अर्थ है, जो ह्यूमंस हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते अदर स्पीसीज से। कभी भी एक वाली बात आती है, देखो ये बात सही है गलत है वो आपका अलग पॉइंट है, लेकिन जो ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रखी गई है। मतलब कोई एनिमल है तो एनिमल की वैल्यू भी डिपेंड करता है क्या है, जैसे क्रो है उसको मारा जा सकता है, मंकी है उसको थोड़ा बहुत फाइन होगा उसके ऊपर, कुछ अगर स्पीसीज हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा फाइन है। अगर आप कोई मान लीजिए ऐसा मारते हैं जो IUCN के अंदर या वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ये WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसकी जो लिस्ट 1 में आता है, लाइक टाइगर, एलिफेंट, ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसकी पेनल्टी ज़्यादा है। लेकिन अगर कभी कंपेयर किया जाता है तो ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी गई है, तो इसलिए ह्यूमन के कुछ राइट बोले गए हैं कि लाइक उनको बोलने की आज़ादी है, को एग्जिस्टेंस की है, राइट टू लाइफ, ये सब चीज़ें सबको आज़ादी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, तो उसको दिखाते हुए 10th दिसंबर को मनाया जाता है। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड, जो हाइग्रोमीटर होता है ये काउंट किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। इसके ऊपर भी अलग कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन किसी में करना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ, लेट्स से आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं और दिस इज़ योर फ्रेंड जो शायद 2 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाता है, तो ये कंपेयर हम करते हैं, रिलेटिव है, तो आप क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि जो पर्सन ए है वो बी के कंपैरिजन में कम कमाता है। सो इसलिए होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पर कैसा कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है ह्यूमिडिटी का, कि लेट्स से कि ये क्लाउड है, ये एक बादल है जो अपनी जो लेट्स से कि 10 लाइक लीटर एयर को, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सकता है। अब कितना कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज़ ये होती है कि कितना पोटेंशियल है, रिलेटिव कितना है। तो 10 लीटर वो कर सकता है और लेट्स से कि उसके पास 8 लीटर है, तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 8 के आसपास है, राइट। तो ये एक्चुअली रेनफॉल में यूज़ किया जाता है, पहले एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यूज़ की जाती थी, बट देखेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का वैल्यू नहीं है, कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कितना उसका पोटेंशियल है, कितना वो करके बैठा हुआ है। और चाहे ऐसा भी हमें केसेस देखने को मिलते हैं कि पोटेंशियल कम है लेकिन ज़्यादा एब्जॉर्व कर रखा है। चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर वो पहुंच चुका है, अगर उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो रेनफॉल के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बस इन्हें याद कर लीजिए, बाकी किसी दिन हम ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करेंगे तो मैं तब चीज़ समझाऊंगा कि 4 तरह की रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक, फ्रंटल और कन्वेक्शनल रेनफॉल। हाइग्रोमीटर जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए काम आता है।
इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस के बारे में कल बात की थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस आया, जहाँ पर बात की गई कि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग डिप्लोमेटिकली बैठ कर बात करेंगे, ना कि बंदूक से लड़ाई करने बैठ जाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कब आया था? सो इंडिया जो मेंबर होना था 1945, आई थिंक वेल्स प्लान में वाली बात की गई थी, और इंडिया को उस टाइम आज़ादी नहीं मिली थी, बट स्टिल इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फिर आता है इफ द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर वर नॉट इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। मतलब सिंपल और ये कहना चाह रहा है कि ये सन है और हमारी जो अर्थ है ऑर्बिट ऐसा करती है, तो हमारी अर्थ ही है, तो जो अर्थ का ऑर्बिट का तो एक्सिस ये हो गया, और जो ये रोटेशन का ये वाला हो गया, इसके बीच में जो एंगल है, ये पूछना चाह रहा है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता। द ईयर वुड बी लॉन्गर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर तो उतना का उतना ही रहता है, पूरी धरती कैसे भी हो जाए। द विंटर वुड बी लॉन्गर, अगेन इसका कोई लॉजिक नहीं है। द समर वुड बी वार्मर, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। द रिडक्शन की देयर विल बी नो चेंज ऑफ सीजन्स, कोई सीजन चेंज होता ही नहीं, थ्रू आउट द ईयर सबको सेम रहता है कि आज इतने टेम्परेचर तो अगले 365 दिन, मतलब 24/7 कुछ भी काम कर लीजिए वो हमको सेम ही रहने वाला है। सीज़न नहीं होते, जो सीज़न है ना 23.5 जो डिग्री टिल्ट करता है उसकी वजह से ही हमें देखने को मिलता है। यही है। इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच इन 1932, यस 1932 में इसमें कुछ समझाने का लिए नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरे जो फ़ोन जो लैपटॉप बैटरी है वो सिर्फ 3% बची है, तो ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो दिस इज़ फॉर यू। जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जाता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि क्या है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। जब तक आप देखोगे नहीं, मेरा इंटेंशन रहता है कि आपको सिखाने का, ना कि टाइम वेस्ट करने का। लेकिन ऑब्वियसली समझो, वीडियो को बनाना, प्रेजेंटेशन करना, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, कुछ तो टाइम लगता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, बट द ओनली थिंग इज़ कि आप उसको देखो, आपको अप्रिशिएट करो, मुझे लगे कि हाँ मुझे बताओ सही लगा गलत लगा। जब तक मुझे कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा। लाइक फिर मुझे भी लगता है छोड़ना इतना क्यों करना। तो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आप क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे, तो सी यू, बाय बाय।